हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो बीवी के हाथों पर गीली मिट्टी लगी होती, जबकि मेरा घर 10 मरले पर था और पूरा टाइल से बना था। मैं बीवी से पूछता कि मिट्टी कहाँ से आई तो वो रोते हुए सिर्फ इतना कहती, इसमें मेरा कसूर नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगता। एक दिन चौकीदार की जगह खुद उसके कपड़े पहन कर बैठ गया। मेरा तो दिल बंद हो गया जब देखा कि बीवी मुझे चौकीदार समझ के मेरे सुबह के वक्त चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें मुझे बहुत भली लगती थी। इनको दरख्तों पर बैठा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। मैं इनको पकड़ने की कोशिश करता मगर वो मेरे हाथों से निकल जाती। मुझे बचपन से ही चिड़ियों के साथ खेलने का बहुत शौक था। कभी किसी चिड़िया को पकड़ के जब मैं उसको अपने साथ घर ले आता तो अम्मी मुझे मना किया करती कि ये बेजुबान जानवर है, इसकी माँ ढूंढ रही होगी। अम्मी मुझे समझाती कि बेजुबान परिंदों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अम्मी के समझाने की वजह से मैं चिड़िया के बच्चों को वापस आज़ाद कर देता। बस ऐसे ही अपना दिल लगाए रखता था, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, इसलिए मेरे पास वक्त गुजारने का कोई और सहारा न था। मगर मेरे रिजल्ट वाले दिन मुझे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें अच्छी नहीं लग रही थीं। मैं परेशानी के आलम में कमरे में खड़ा इधर से उधर टहल रहा था। मैंने सुबह से नाश्ता भी ना किया था। अम्मी ने मुझे कई बार डांटा। उन्होंने कहा कि रिजल्ट तो आता रहेगा मगर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगे। मगर मुझ पर उनकी किसी बात ने असर न किया और मैं मुसलसल टहलता रहा। मुझे अब्बू के आने का इंतज़ार था, क्योंकि वो मेरा रिजल्ट ऑनलाइन पता करने गए हुए थे। मेरी नज़रें बार बार मेन गेट के तवाफ़ कर रही थीं। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ दरवाज़ा खोलने गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे अब्बू सामने खड़े हुए नजर आए। मैंने उनको अंदर आने का रास्ता दिया और उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो मेरी बेताबी देखते हुए मुझे रिजल्ट के बारे में बताने लगे। मगर मुझे रिजल्ट के बारे में जानकर कोई खुशी ना हुई। अब्बू ने मुझे बताया कि मैंने तमाम मज़ामीन में बस वाजबी नंबर लिए हैं। जितनी मुझे उम्मीद थी मेरे उससे भी कम नंबर आए थे। नंबर का सुनकर मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। इस पर अब्बू ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जब देखो किताबें कीड़ा बने रहते थे, मगर नंबर तो तुम्हारे बहुत कम आते हैं। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया। मैं रोता हुआ कमरे में चला गया। मेरा ख्वाब था कि मैं अच्छे नंबर लेकर अब्बू को खुश करूं, मगर मैं मैट्रिक से लेकर अब बीए के इम्तिहान में भी अच्छे नंबर नहीं ले पाया था। मैं हर बार भरपूर कोशिश करता कि अब्बू की उम्मीदों को पूरा कर सकूं, मगर कभी भी उनकी ख्वाहिश को पूरा न कर पाया था। वाजबी नंबर लेने के बाद रो धोकर अगली क्लासों में मुंतकिल होता रहा। अब्बू मुझे कुंज ज़हन कहते थे। वो कहते कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अब यकीन हो गया था कि मैं अच्छे नंबर लेकर कभी भी अबू को खुश नहीं कर सकता था। वो मुझे हर बार पढ़ाई ख़त्म करने का कहते, मगर मैं उनके सामने मज़ीद अज़म के साथ अगली क्लास में बहुत अच्छे नंबर का वादा करता। मगर अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं कुंज ज़हन हूँ। मैं कभी भी अच्छे नंबर लेकर अबू को खुश नहीं कर सकता। अच्छे नंबर लेना मैंने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया था। मुझे लगता था कि इससे आगे ज़िंदगी नहीं है, मगर इतना पढ़ने के बावजूद भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे। मैं रोते हुए सोच रहा था कि अचानक अम्मी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मुझे हमेशा की तरह हौसला दिया। उन्होंने कहा कि तुम पास हो गए हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मगर इस बार उनकी तसल्ली ने मुझ पर कुछ असर न किया, क्योंकि अब्बू की बातों की वजह से मेरा दिल टूट चुका था। रिजल्ट के गम में कुछ दिन गुजारने के बाद मैं नॉर्मल हो गया। जब अम्मी ने मुझे मज़ीद दाखिला लेने का मशवरा दिया तो मैंने उनको सख्ती से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि अब मैं अब्बू के पैसों को ज़ाया नहीं होने दूंगा। मुझे पता चल गया है कि मैं अब्बू को कभी खुश नहीं कर सकता, इसलिए मज़ीद पढ़कर इनका एक भी पैसा खर्च होने नहीं दूंगा। कमरे से बाहर खड़े अब्बू मेरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अब कुछ भी इसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करूंगा। इसने जो अब तक झंडे गाड़े हैं, आगे भी कुछ ऐसा ही करेगा। इनकी बातें सुनकर मेरे तमाम हौसले पस्त हो गए। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल तड़प कर रह गया। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। अब्बू ने अम्मी से कहा कि इस घर में पढ़ाई की बात नहीं होगी, अपने बेटे को घर के कामों में लगाओ, इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और तुम्हें बेटी के ना होने का एहसास भी नहीं सताएगा। हो सकता है कि ये घर के काम ही सीख जाए। वो तंज की बातें करने के बाद चले गए। मैं बस अम्मी का मुंह देखता रह गया। अम्मी भी अब्बू की बातों पर अफसोस करती हुई खामोशी से चले गईं और मैं काफ़ी देर बैठा रोता रहा। फिर इसके बाद मैंने अपनी तमाम किताबें शेल्फ से निकाल कर एक अलमारी में बंद कर दी। फिर किचन में जाकर अम्मी के साथ काम करवाने लगा। अम्मी ने मुझे बहुत मना किया कि मैं ये तमाम काम खुद कर लूँगी,
تمہیں اپنے ابو کی باتوں کا غصہ نہیں منانا چاہیے. تمہیں پتا تو ہے وہ ایسے ہی ہیں, کچھ دنوں بعد خود ٹھیک ہو جائیں گے. امی نے میرے سامنے ابو کی باتوں پر دکھ کا اظہار کیا تو میں نے انہیں منع کر دیا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, اور پھر میری کسی کے ساتھ بھی اس موضوع پر بات نہ ہوئی. جب کچھ وقت گزرا تو میں نارمل ہو گیا اور ابو کی خفگی بھی میرے ساتھ ختم ہو گئی. سب کچھ نارمل چل رہا تھا, مگر میری زندگی میں تغیر اس وقت پیدا ہوا جب ابو نے اپنے ایک دوست کی طرف سے ملنے والی نوکری کے بارے میں بتایا. ان کے دوست کو آفس میں اسسٹنٹ کی ضرورت تھی. ابو نے مجھ پر دوبارہ طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا کہ تم پڑھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتے ہو, اب 2-4 پیسے کما کر مجھ بوڑھے آدمی کا سہارا ہی بن جاؤ. مجھے ان کی بات سن کر بہت عجیب لگا. میں تو یہ سمجھا تھا کہ ابو کا غصہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گا اور میں دوبارہ ان سے پڑھائی کی بات کروں گا. ایم اے کرنے کے بعد میں کوئی اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا, مگر ابو کے سامنے یہ بات نہیں کر پایا تھا. مجھے ابو نے اپنے دوست کے دفتر کے بارے میں سب کچھ بتایا اور وہاں پر جانے کا اندیا دیا. انہوں نے میری رضامندی جاننا ضروری نہ سمجھا. اگلے روز وہ میرے کمرے میں میرے سر پر کھڑے زور زور سے چلا رہے تھے. میں جب ہڑبڑا کر اٹھا تو انہوں نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے میرے دوست کے دفتر جانا تھا, تم ابھی تک سو رہے ہو. مجھے اپنی ملازمت سے واپس آ کر تمہیں جگانا پڑ رہا ہے. اتنے میں امی کمرے میں داخل ہوئیں تو ابو ان پر بھڑکنے لگے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کب سے فون کر رہا تھا مگر تم نے میری ایک کال بھی اٹینڈ نہ کی. میرا دوست مجھے بار بار فون کر رہا ہے مگر یہ نالائق ابھی تک بستر پر پڑا سو رہا ہے. میں نے اتنی مشکل سے اپنے دوست کے ساتھ اس کی بات کی تھی. آج اس کا انٹرویو ہے مگر اس نے میری کسی بات پر کان نہیں دھرے. میں ابو کی اتنی باتیں سننے کے بعد جلدی سے تیار ہوا. امی کے لاکھ کہنے کے باوجود میں نے ناشتہ نہ کیا اور ابو کے ساتھ جلدی سے آفس کی طرف نکل پڑا. جب ہم دونوں ابو کے دوست کے آفس پہنچے تو وہاں پر بہت سے لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی جو کہ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے. مجھے لگا کہ یہاں پر مجھے نوکری کون دے گا جس کے پہلے ہی اتنے امیدوار کھڑے ہیں, مگر میں نے اپنے نیک خیالات کا اظہار ابو کے سامنے نہ کیا. آفس میں لگے ہوئے کیمرے کی مدد سے ابو کے دوست نے ہمیں دیکھ لیا تھا. انہوں نے چوکیدار کو بھیج کر ہمیں آفس میں بلایا. وہ ابو کے ساتھ بہت گرم جوشی سے ملے اور مجھ سے پڑھائی سے متعلق سوالات کرنے لگے. اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا ابو لقمے دینے لگ جاتے. پہلے دن ابو کے دوست کے سامنے عزت کا فالودہ ہوتا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا. انہوں نے مجھ سے سرسری سوالات کیے اور پھر نوکری پر رکھ لیا. ابو مجھے وہاں آفس میں چھوڑ کر چلے گئے. ابو کے دوست نے مجھے پورے آفس کے بارے میں بتایا اور تمام کام سمجھا دیا. خود انہیں کسی ضروری کام سے کہیں جانا تھا تو وہ تمام آفس میرے حوالے کر کے چلے گئے. انہوں نے مجھے تمام کام سمجھا دیا تھا, اس لیے مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہوئی اور میں نے اپنے تمام کام احسن طریقے سے سر انجام دیے. جب ابو کے دوست واپس آئے تو انہوں نے میری بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ میں نے ہفتے کا کام ایک دن میں ہی مکمل کر دیا ہے. اپنی تعریف سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے منہ سے تعریف سنی تھی. ابو کے طنز برساتے ہوئے الفاظ سنتے سنتے مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ میرے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہیں, مگر امی مجھے ہمیشہ کہتی تھیں کہ تمہارے ابو تم سے بہت پیار کرتے ہیں. تم لڑکے ہونے کی وجہ سے کہیں بگڑ نہ جاؤ, اس لیے تو تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں. ابو کے دوست نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ایسے ہی محنت کرتے رہے تو تم بہت جلدی ترقی حاصل کر لو گے. جب ابو مجھے لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس آئے تو انہوں نے ابو کے سامنے میری بہت تعریفیں کیں. میری تعریفیں سننے کے بعد ابو کی بانچیں کھل گئیں. پھر وہ مجھے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے. انہیں بھی اپنے دوست کے منہ سے میری تعریف سن کر بہت اچھا لگا تھا. انہوں نے کہا کہ اب تمہیں روز دفتر آنا ہوگا, اسی لیے میں تمہیں ایک موٹر سائیکل خرید دیتا ہوں. اگر میں تمہیں یوں ہی دفتر چھوڑنے جاتا رہا تو مجھے اپنی ملازمت سے دیر ہو جائے گی. انہوں نے ایک شو روم کے سامنے موٹر سائیکل کھڑی کی اور ہم دونوں اندر کی جانے پڑے. جب وہاں پر گئے تو ابو کی جان پہچان کا ایک آدمی نکل آیا. اس نے ابو کو آسان اقساط پر ایک نئی موٹر سائیکل دلوا دی. میں اپنی نئی موٹر سائیکل پا کر بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا. موٹر سائیکل تو مجھے چلانا آتی تھی. میں نے اپنی نئی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس کی سروس چیک کی. مجھے موٹر سائیکل بہت پسند آئی تو ابو نے سودا پکا کر دیا. نئی موٹر سائیکل کی تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم دونوں شو روم سے باہر نکلے. ابو اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے اور میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے. جب گھر پہنچے تو امی موٹر سائیکل دے کر بہت خوش ہوئیں. ابو نے کہا کہ تمہارے برخودار کو لے کر دی ہے تاکہ یہ روز آسانی سے آفس آ جا سکے اور مجھے کوئی دقت نہ ہو.
मेरा ऑफिस में काम बहुत अच्छा चल पड़ा था। मैंने वहां पर मौजूद तमाम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। अब्बू के दोस्त मुझसे बहुत खुश थे। वो तो मेरी तारीफ करते न थकते थे, क्योंकि उनको काम करने के लिए मुझ जैसा जिम्मेदार इंसान चाहिए था। तो मैंने अपनी मजीद पढ़ाई जारी रखने का इरादा किया, लेकिन मैंने इसके बारे में अब्बू को बताना मुनासिब न समझा। मैं इनको कुछ बनकर दिखाना चाहता था। मैं एक बार दोबारा अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, क्योंकि नाउम्मीद होना कुफर है। मैंने अब्बू को बिना बताए एमए में दाखिला ले लिया। सारा दिन ऑफिस में काम करता रहता और रात को इम्तिहान की तैयारी करता। डबल मेहनत करने की वजह से मेरी तबीयत नासाज रहने लगी थी, मगर मुझ पर कुछ भी दिखाने की धुन सवार थी। जब मैंने अब्बू के हाथ पर अपनी पहली कमाई रखी तो मुझसे बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ पैसे खर्चे के लिए मुझे दिए और बाकी अपने पास रख लिए। मैंने चिड़ियों के लिए दाना खरीदा और उन्हें दरख्त के नीचे बैठकर दाना डालने लगा। काफ़ी दिनों बाद मुझे सुकून नसीब हुआ था। जब मेरा एमए का रिजल्ट आया तो मैंने इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की थी, जो कि अब्बू को बताए जा सकते थे। मैं खुशी के आलम में अब्बू के कमरे की जानिब बढ़ा। उन्हें अपने नंबरों के बारे में बताया तो वो मुझसे बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। मुझसे कहा कि तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उन्होंने मेरी खुशी मनाने के लिए घर में एहतमाम करवाया और रिश्तेदारों को दावत दी, ताकि उन्हें मेरी कामयाबी के बारे में बता सकते, जैसे वो अपने बच्चों की कामयाबी को बताने के लिए दावतें किया करते थे। बस मुआशरे की सोच आजकल के बच्चों पर मुसल्लत होकर रह गई है। मैं भी इसी सोच का हिस्सा बनता रहा। रिश्तेदारों की यही तान होती थी कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए, मगर आपका बच्चा तो हमेशा कम ही नंबर लेता है। अब भी घर में दावत करके यही कर रहे थे। बच्चों की कामयाबी पर वालिदैन का दारोमदार रहता है। बस ये मुआशरे का अलमिया है, इसको बदला नहीं जा सकता। जब दावत अपने इख्तिताम पर पहुंची तो अब्बू ने कहा कि अब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब तुम्हें कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए। मैं भी अब्बू की बात पर गौर करने लगा। मैंने अब्बू के दोस्त के दफ्तर में नौकरी करने के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। एक अच्छे ऑफिस से नौकरी की ऑफ़र मिली तो मैंने उसको कबूल कर लिया और वहाँ पर नौकरी करने लगा। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ अब्बू की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। वो मुझसे बहुत खुश थे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। एक दिन अम्मी ने कहा कि अब तो हमारे बेटे की नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब्बू को अम्मी की बात माकूल लगी। मुझे भी उनकी पसंद पर कोई एतराज़ ना था, क्योंकि मेरे वालिदैन थे, जो फैसला करते मुझे कबूल था। अब्बू ने मेरी खाला की बेटी के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। शादी की तैयारियां बहुत तेज़ी से की गईं, क्योंकि खाला जल्द शादी करना चाहती थी और मेरे वालिदैन की भी यही रजामंदी थी। अच्छी नौकरी की वजह से मैंने शादी से पहले 10 मरले का मकान लिया और अपनी बीवी को ब्याह कर वहाँ ले गया। इसके साथ मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने बहुत जल्द घर की जिम्मेदारियां संभालनी थीं। वो मेरे वालिदैन की खिदमत एहसन तरीके से कर रही थी। मैं उसके साथ बहुत खुश था। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो बीवी के हाथों पर गीली मिट्टी लगी होती, जबकि मेरा घर 10 मरले का था और पूरा टाइल से बना था। मैं बीवी से पूछता कि मिट्टी कहाँ से आई, तो वो रोते हुए सिर्फ इतना कहती, इसमें मेरा कसूर नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगता। एक दिन चौकीदार की जगह खुद इसके कपड़े पहन कर बैठ गया। मेरा तो दिल बंद हो गया जब देखा कि बीवी मुझे चौकीदार समझ के मेरे पास खड़ी हो गई। उसने कहा कि चौकीदार बाबा, मैं गीली मिट्टी में नींबू और गुलाब के फूल दबा दिए हैं, मुझे ये कब तक करना पड़ेगा? मेरा शौहर मुझ पर बिगड़ता है। इससे पहले वो कुछ और कहती, मैंने हैरानी से मुड़कर उसकी तरफ देखा। मुझे देखकर उसके चेहरे के रंग बदल गए। मैंने उससे गुस्से में कहा, ये सब क्या है? तुम कौन से काम चौकीदार के साथ मिलकर कर रही हो? वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर कमरे में चले गए। मुझे उसके अंदाज पर हैरत हुई। मैं अपनी बात का जवाब लेने के लिए उसके पीछे कमरे में गया, मगर अब्बू ने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्हें मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलर की मार्केट जाना था। वो अपने किसी दोस्त से मिलकर अपने आबाई घर को बेचना चाहते थे। वो मुझे काफ़ी दिनों से मार्केट जाने का कह रहे थे, मगर मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिलता था। मगर उन्होंने धर लिया। वो बाज़िद थे कि वो आज मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर रहेंगे, क्योंकि अब वो देर नहीं करना चाहते थे। मैंने उनकी ज़िद के सामने हार मान ली और उनके साथ चल पड़ा। मार्केट पहुंचकर अब्बू को अपने दोस्त की दुकान नहीं मिल रही थी। वो मुसलसल अपने दोस्त को कॉल कर रहे थे, मगर आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। मैं और अब्बू मार्केट में कुछ वक्त ख्वार होते रहे। मैं अब्बू के साथ लोगों से पता पूछता रहा। अचानक अब्बू के मोबाइल की घंटी बजी। जब अब्बू ने फ़ोन उठाया तो इनके दोस्त का फ़ोन था। उसने हमें पता बताया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो अब्बू से गर्म जोशी से मिला।
रस्मी दुआ सलाम के बाद अब्बू ने उसे अपने आबाई घर के बारे में बताया। काफ़ी देर बहस करने के बाद मकान का सौदा हो गया। सौदा अब्बू की मंशा के मुताबिक हुआ था। अब्बू मुझे खुश दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि इतने दिनों से वो मकान बंद पड़ा हुआ है, इसकी सफाई करवा दो ताकि नए लोगों को वहाँ पर आकर कोई दिक्कत ना हो। मैंने उनकी तसल्ली करवाते हुए कहा कि मैं तमाम काम अच्छे तरीके से करवा दूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अच्छा बेटा कहते हुए मेरा कंधा थपथपाया। जब भी अब्बू मेरी तारीफ करते थे तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता। जब हम दोनों घर में दाखिल हुए तो मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया तो मेरे जहन में बीवी से मुतलिक झमाका हुआ तो मुझे परेशानी ने घेर लिया और मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने ये बात सोचते हुए कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा न खोला गया। इतने में अम्मी ने मुझसे आकर कहा कि तुम्हारी बीवी ने कब से दरवाज़ा बंद किया हुआ है। मेरा सर दर्द से फट रहा है, मुझे चाय की तलब हो रही है, मगर तुम्हारी बीवी कब से दरवाज़ा बंद किए बैठी है। मैंने इतनी बार दरवाज़ा खटखटाया मगर तुम्हारी बीवी ने दरवाज़ा न खोला। मुझे अम्मी की बात सुनकर हैरानी हुई। मैंने परेशानी के आलम में दरवाज़ा दोबारा ज़ोर से बजाया तो बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करता, अम्मी उस पर बिगड़ती हुई उससे किचन में अपने साथ ले गईं क्योंकि उन्हें चाय की तलब हो रही थी। मैं तज़बज़ब का शिकार होकर रह गया और कमरे में जाकर बेड पर लेट गया और दोबारा से तमाम बातों पर गौर करने लगा। चौकीदार बाबा भी मुझे इतने दिनों से नजर न आए थे। मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद बीवी कमरे में दाखिल हुई तो मैं सीधा होकर बैठ गया। वो मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उसे दोबारा पूछा तो उसने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो मेरी कभी भी औलाद नहीं हो पाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने मेरी मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि मुझसे कुछ ना पूछें क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। अपनी शरीके हयात की आंखों में आंसू देखकर मैं परेशान हो गया। फिर अपना लहजा नरम करते हुए उसको दिलासा दिया और मज़ीद कोई सवाल ना पूछा। मुझे लगा कि अगर मेरी बीवी इसरार कर रही है तो यकीनन इसमें कोई हिकमत होगी, मगर हर रोज़ ऑफिस से वापसी पर इसके हाथों पर गीली मिट्टी देखकर मुझे कोफत होती। चौकीदार बाबा भी इतने दिनों से मुझे नज़र नहीं आए थे। मैंने बीवी से चौकीदार के बारे में इस्तफसार किया तो उसने कहा वो किसी ज़रूरी काम से गए हुए हैं, वापस लौट आएंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बता दिया था। मैंने उससे कहा था कि चौकीदार ने मुझे तो छुट्टी के बारे में कुछ नहीं बताया। उनको जब भी कोई काम होता था तो वो मुझे बता कर जाते थे, मगर बीवी ने मेरी बात सुनकर अनसुना कर दिया। मुझे उसके अंदाज पर हैरत हुई। फिर मेरी हैरत गुस्से में तब्दील हो गई। मैंने उससे कहा कि ये सब क्या तमाशा है। चौकीदार गायब है, तुम्हारे और उनके दरमियान कुछ राज है। जो भी है तुम मुझे नहीं बता रही हो। जब पूछता हूँ तो तुम रोना शुरू कर देती हो। तुमने मुझे पागल कर दिया है, मुझे पागल करके छोड़ा है। मुझे अभी इसी वक्त सब कुछ बताओ क्योंकि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। मेरी बीवी ने मुझसे बस एक रात की मोहलत मांगी। उसने कहा कि कल दिन पूरे हो जाएंगे, फिर मैं राज के बारे में बता सकती हूँ। बस जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ एक रात और सब्र कर लें। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। मैं उसे बिना बात किए कमरे से बाहर आ गया। मैंने सारी रात कमरे से बाहर गुजारी और सुबह का इंतज़ार करता रहा क्योंकि मुझे परेशानी में नींद नहीं आ रही थी। सुबह के वक्त मेरी आंखें दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुलीं। जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए उठा तो मेरी बीवी मुझसे पहले दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने सामने चौकीदार बाबा को खड़े पाया। उन्होंने मेरी बीवी के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम हर परेशानी से बेफिक्र हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मगर तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे वो बोतल कहीं और जगह रखनी चाहिए थी। मैं जल्दी से उनकी जानिब बढ़ा। चौकीदार बाबा मुझे सलाम करके चला गया। मैंने बीवी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। उसने मुझे बताया कि एक दिन मुझे सौदा सलफ मंगवाना था। आप भी घर पर मौजूद न थे तो मैं चौकीदार बाबा के कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ टेबल पर एक बोतल पड़ी हुई थी जो कि मुझसे बेदहानी में टूट गई। इसमें से काला धुआं मेरी आंखों के सामने से गुजरा। जब चौकीदार बाबा कमरे में दाखिल हुए और टूटी हुई बोतल को देखकर परेशानी के आलम में अपने सर पर हाथ मारने लगे। उन्होंने कहा कि इस बोतल में मैंने अपने नेक अमल से एक बच्ची का ये साया बंद किया हुआ था। चौकीदार बाबा लोगों की बुरी आसेब से छुटकारे में मदद किया करते थे। वो साया बोतल से आज़ाद हो गया था जिसको चौकीदार ने मुसलसल बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस साये को आपने आज़ाद कर दिया है
ये इस बच्ची को अपने साथ ले जाने आई थी, मगर मैंने इसको बोतल में बंद कर दिया और इस बच्ची से दूर कर दिया था। अब ये आपकी औलाद को पैदा नहीं होने देगी, और अगर औलाद पैदा हो गई तो इसको अपने साथ ले जाएगी। इनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने मिन्नत समाजत करते हुए उनसे मदद की भीख मांगी तो उन्होंने आंखें बंद करके हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया, और फिर अपने पीरो मुर्शिद से मदद मांगने के बाद मुझे बताया कि इसका हल आपको करना होगा। जब तक इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल जाता, इस राज को दिल में छुपा के रखना पड़ेगा। मैंने इन तमाम बातों को मान लिया। उन्होंने मुझे बताया कि अगर इन तमाम बातों में कोई भूल हुई तो मुझे बेऔलादी के नुकसान से दुचार होना पड़ेगा। इनकी बात सुनकर मेरी रूह लरस गई। उन्होंने साए से छुटकारे के लिए मुझे बताया कि हर रोज़ असर के वक्त लीमू और गुलाब के फूल दबाना होंगे, और फिर इस गीली मिट्टी को सूखने तक हाथों पर लगाए रखना है। इससे पहले उन्होंने मुझे कलमात पढ़ने को दिए। मैंने ये अमल 40 दिनों तक करना था। उन्होंने कहा कि फिर भी बिन बुलाई मुसीबत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मैं चौकीदार बाबा के बताने के मुताबिक अमल करती रही, मगर वो अमल बहुत मुश्किल था। अक्सर इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहती, मगर मैं आपको नहीं बता सकती थी। मुझसे गलती हुई तो मुझे इसका खमियाजा भुगतना था। अक्सर कलमात पढ़ते हुए मुझे आवाज़ें सुनाई देती, मगर मुझे सब्र के साथ ही तमाम अमल मुकम्मल करना था। अक्सर आपके अम्मी अबू मुझे बुला लेते तो मेरा सारा अमल गरक होकर रह जाता, मगर मैं अपना हर वक्त हौसला मजबूत रखती। आपकी अम्मी अक्सर बेऔलादी की वजह से मुझे मोहल्ले वाली औरतों की बातों में आकर ताने देती, मगर मैं इनकी बातों को सब्र से बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह मेरी झोली भर देगा। इसके घर देर है अंधेर नहीं। अक्सर मोहल्ले की औरतें आकर आपकी अम्मी से मेरे बारे में इस्तफसार करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल करता था कि मैं उन्हें बोतल वाले राज के बारे में सब कुछ बता देती, मगर मुझे चौकीदार बाबा ने खामोश रहने को कहा था, जिसकी वजह से मुझे सब्र करना पड़ा। बाज़ औक़ात इंसान को अपने फ़ायदे के लिए बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर जाता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। इसी तरह मेरे दिन भी गुजरते गए। जब 30 दिन पूरे हुए तो मैं चौकीदार बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मुझे बाकी 10 दिनों के कलमात बताएं ताकि मैं अपना अमल मुकम्मल कर सकूं। उन्होंने मुझे बाकी कलमात बताया और अपने पीरो मुर्शिद के पास जाने का अंदिया दिया। मैं इनकी बात सुनकर परेशान हो गई। अगर मुझे कोई मसला होता तो मैं किससे मदद मांगती। उन्होंने मुझे अपने पीरो मुर्शिद के पास जाने के बारे में बताया ताकि वो साए को दोबारा से बंद करवा देते। बोतल खोलने की वजह से वो ताकत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। मैं इनको ये 40 दिन मुकम्मल होने तक कहीं भी जाने नहीं देना चाहती थी, मगर मुझे मजबूर होकर इनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, और एक धागा उन्होंने मेरे हाथ पर बांध दिया जिससे मुझे कोई मसला न हुआ। मगर वो आपको इस तमाम मामले के बारे में नहीं बता सकते थे, इसलिए वो आपको बिना बताए अपने पीरो मुर्शिद के पास जाने का रास्ता तलाश कर रहे थे। वो आपसे झूठ बोलकर नहीं जाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद ही कोई बहाना बनाकर अपने शौहर को बता दूंगी। वजह ही इतनी बड़ी थी। मैंने उनको इजाज़त दे दी, मगर उन्होंने मुझे उस दिन के बारे में ना बताया जब उन्होंने जाना था। जब मैंने गीली मिट्टी में लीमू दबा लिए तो चौकीदार बाबा को बताने गई, क्योंकि लीमू का रंग बदल रहा था। मुझे चौकीदार बाबा ने बताया था कि अगर अमल के दौरान लीमू का रंग बदलता गया तो इसका मतलब है कि अमल कामयाब हो रहा है। मैं ये सब कुछ बताने के लिए चौकीदार बाबा के पास गई, मगर आपको वहां पर देखकर मैं लरस गई थी। चौकीदार बाबा के आने से पहले मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए खामोश रहना पड़ा। मैं जमूद की हालत में उसकी बातें सुन रहा था। मेरी बीवी इतनी बड़ी परेशानी में मुब्तला थी और मैं इस सब से बेखबर रहा। मैं सोचों में डूबा हुआ था। मेरी बीवी ने कंधा हिलाया तो मेरा जमूद टूटा। उसने मेरी हालत देखते हुए सब ठीक हो जाने का अंदिया दिया। इतने में चौकीदार बाबा सहन में दाखिल हुए। उन्होंने दम की हुई पानी की बोतल मेरी बीवी की तरफ बढ़ाई। उन्होंने कहा कि औलाद देना बेशक मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, मगर जिन्नात भी ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के लिए एक सच्चाई है। उन्होंने मेरी बीवी से कहा कि इस बोतल में से पानी पीती रहना, तुम्हें शफा होगी। मेरी बीवी ने इस बात में उनके सामने सर हिलाया तो वह हम दोनों को दुआ देते हुए बाहर की तरफ चले गए। मेरी बीवी ने चौकीदार बाबा की तरफ से दिया गया पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने भी घर में नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मेरी अम्मी बीवी को बेऔलादी के ताने देती थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं उनके सामने ज़बान दराजी करने से खुद को बाज रखता। जब एक दिन ऑफिस से घर आया तो मुझे मेरी बीवी की तबीयत नासाज लगी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी दरियाफ्त करता, वो अचानक से बेहोश हो गई। मैंने उसका सर हिलाया मगर वो होश में न आई। मैं परेशानी के आलम में उससे अम्मी के हमरा अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने मुआयना किया
تو اس نے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی خوشخبری پر میری بیوی نے یقین نہ کیا اور ایک بار دوبارہ اس سے کنفرم کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم دونوں سے زیادہ میری اولاد کی امی کو زیادہ خوشی تھی۔ انہوں نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس خوشخبری پر محلے میں مٹھائی بانٹی۔ وہ ہر وقت میری بیوی کا خیال رکھتی تھی اور تمام کام انہوں نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ ابو بھی نئے بچے کے آنے کی خوشی میں مارکیٹ کے چکر لگاتے رہتے تھے اور کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتے۔ مجھے بھی مارکیٹ میں اپنے ساتھ خوار کرتے۔ میں اب بیوی اور بچے والا ہونے والا تھا، مگر ابو کے سامنے دب کر رہتا۔ وہ مجھے جو بھی حکم دیتے میں ان کی جی حضوری میں لگا رہتا۔ میری بیوی تو اپنی ساس اور سسر کی خوشی دیکھ کر ہی نہال ہو جاتی۔ میں بھی سب کا بہت خیال رکھتا۔ ایسی حالت میں ہر شوہر کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میں جب بھی کوئی کوتاہی کرتا تو مجھے یہ آیت یاد آ جاتی، تو میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ مجھے جو بھی فرمائش کرتی فوری طور پر اس کو پورا کر دیتا۔ میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ مجھے بیٹی کی خواہش تھی، مگر اللہ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ میں اس کی نعمت پر بہت خوش تھا۔ میرے ابو نے اس کا نام حیدر علی رکھا اور اس کے کان میں اذان دینے کے بعد پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور غریبوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ وہ ہر وقت اپنے پوتے کے ساتھ کھیلنے میں لگے رہتے۔ پوتے کی خوشی حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے دوبارہ سے جوان لگنے لگے تھے۔ جب انہوں نے میرے بیٹے کا عقیقہ کیا تو پورے خاندان کو دعوت دی۔ بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ میری بیوی اتنی ساری خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ تمام خاندان والوں نے میرے بیٹے کو دعائیں دیں اور اس کے بعد ان کو کھانا کھلایا گیا اور خوبصورت جشن اپنے اہتمام کو پہنچا۔ سب لوگوں نے کھانے کی بہت تعریفیں کی، مگر ابو نے یہ سب تعریفیں بٹورنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے سنت رسول کو پورا کیا، جس کو پورا کرنے میں اکثر لوگ دیر لگا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے امی ابو بہت تھک گئے تھے۔ اس لیے وہ دونوں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو میں حیدر علی کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میری بیوی جشن کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنے اچھے گھر میں بہو بن کر آئی ہوں۔ اس نے مجھے اتنے خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو سامنے چوکیدار بابا کھڑے پایا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں جشن میں شامل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس وقت آپ لوگوں کو بیٹے کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ خدا کی رحمت کے علاوہ یہ آپ کی مدد کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کہہ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اتنے بڑے علم کی دولت سے نوازا ہے اور مجھے اس پر غرور نہیں سجتا ہے۔ انہوں نے میرے بیٹے کو پیار کیا اور پھر مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر چلے گئے۔ میں نے جاتے ہوئے ان کی پیٹھ کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہماری زندگی میں اتنے اچھے انسان کو داخل کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔